हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपका स्टडी अच्छा चल रहा होगा। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विथ मिस्ट्री और मैं हूं आपका एजुकेटर महफूज आलम। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आज हम लोग जर्मनी के हिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और जर्मनी के हिस्ट्री का संबंध, जर्मनी जो है नेशन स्टेट कैसे बना, जर्मनी के अंदर नेशनल फीलिंग कैसे आया और जर्मनी जो है यूनाइट कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जर्मनी के यूनिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सब टॉपिक को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और सब टॉपिक है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग को हम लोग टॉपिक को लेकर के जर्मनी के यूनिफिकेशन को शुरुआत करेंगे। और रोमांटिक इमेजिनेशन में अगर हम पढ़ते हैं तो नाम आता है एक जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटफ्रीड हैडर। जोहान गॉटफ्रीड हैडर का नाम आता है। उसने 18वीं सेंचुरी में जर्मनी के बारे में कई सारे किताब लिखा और उस किताब के माध्यम से यह बताने की कोशिश किया कि जर्मनी में नेशनल जो फीलिंग है वो लाया जा सकता है। जर्मनी को अपने जो एंशिएंट कल्चर है उसकी तरफ देखना चाहिए और उसने एम्फसाइज किया था, उसने बल दिया था फोक डांस, फोक म्यूजिक, फोक पोएट्री, इन तीन चीजों के ऊपर उसने बल दिया था कि जर्मनी के अंदर जो पुराना जो म्यूजिक है उसको लोगों को सुनाना चाहिए और जो पुराना जो लोक नृत्य है उसके ऊपर बल देना चाहिए और जो लोक कविताएं हैं उसको लोगों को सुनाना चाहिए और लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग की भावना उत्पन्न करना चाहिए। और ऐसा जो वर्क है वो जर्मनी के अंदर हुआ और जर्मनी में वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंतर्गत, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज था उसके माध्यम से लोगों के अंदर स्टोरी सुना करके एक नेशनलिटी की भावना, एक नेशनलिज्म की भावना क्रिएट किया गया। इसके अलावा बच्चों को फोक लोरी मां के द्वारा सुना करके उनके अंदर एक नेशनल जो फीलिंग है वह जो है उत्पन्न किया गया जर्मन के अंतर्गत। तो जर्मन के अंतर्गत रोमांटिक इमेजिनेशन के अंतर्गत इस बात पे बल दिया गया है जोहान गॉटफ्राइड ने कि आप फोक सॉन्ग और फोक म्यूजिक और फोक पोएट्री के माध्यम से किस तरीके से आप नेशनल फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं जर्मन के लोगों के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ेंगे कि 1848 में जर्मन में क्या हुआ। 1848 में जर्मन के अंदर एक मिडिल क्लास इमर्ज कर गया था और उस मिडिल क्लास के अंदर मिडिल क्लास
उस मिडिल क्लास के अंदर बिजनेसमैन और आर्टिसन शामिल थे। ये लोग 1848 में 1848 में एक बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं जर्मनी के अंतर्गत, और वो जो जुलूस है एक पार्लियामेंट का रूप धारण कर लेता है। एक पार्लियामेंट का शकल अख्तियार कर लेता है। और फिर ये जो पार्लियामेंट है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, या जो है सेंट पॉल चर्च में कन्वर्ट हो जाता है। और कन्वर्ट होने के बाद ये जो जुलूस है, ये जो पार्लियामेंट है, 1848 में 1848 में एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करता है। ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करता है और एक पार्लियामेंट को क्रिएट करता है। और पार्लियामेंट को क्रिएट करने के बाद 18 मई 1848 को जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास ने फ्रेडरिच विल्हेम को इनवाइट करता है कि आप आइए और आप किंग का पद जो है एक्सेप्ट कीजिए, जिसको फ्रेडरिच विल्हेम ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद से सुनिए, उसके बाद से क्या होता है। उसके बाद प्रसा का चीफ मिनिस्टर ऑटोवन बिस्मार्क जो है प्रसा के मिलिट्री को इनवाइट करता है, प्रसा के जो ब्यूक्रेट है उसको इनवाइट करता है। और इनवाइट करने के बाद 7 सालों के अंदर 3 युद्ध होता है, 3 लड़ाई होता है। किससे? डेनमार्क से, फ्रांस से और ऑस्ट्रिया से। किससे होता है? डेनमार्क से, फ्रांस से और ऑस्ट्रिया से। 3 लड़ाई होने के बाद बिस्मार्क जर्मनी को यूनाइट करने में कामयाब हो जाता है। और कामयाब होने के बाद 18 जनवरी 1871 को कैजर विलियम फर्स्ट को जो है जर्मनी का किंग घोषित कर दिया जाता है। और इस तरीके से 1871 में जर्मनी जो है वह यूनिफाइड हो जाता है, यूनिफिकेशन हो जाता है जर्मनी का। और 1871 में 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है। तो फिर क्या होता है? नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन।
जर्मनी के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया जाता है और इस बात पे बल दिया जाता है कि सारा सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से गवर्न करेगा और कॉन्स्टिट्यूशन के अलग कुछ भी नहीं होगा। नंबर दो जो स्टेप लिया गया 1871 में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के ऊपर बल दिया गया और इस बात पे बल दिया गया कि जो रियल पावर है वह पार्लियामेंट के हाथ में होगा और मोनार्क जो है एक हेल्प के रूप में सिस्टम के अंतर्गत काम करेगा। नंबर थर्ड जो लिया गया, वन मेजर सिस्टम के अंतर्गत यह व्यवस्था किया गया कि अलग अलग जो नापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट था जर्मन के अंतर्गत उसको रिप्लेस कर दिया गया और कहा गया कि एक नापने वाला इंस्ट्रूमेंट होगा और सारे जर्मन के अंतर्गत उसी इंस्ट्रूमेंट से जितने भी सामान है वह तौला जाएगा, नापा जाएगा और उसी के आधार पे जो है सारा जो है सिस्टम वो चलेगा। नंबर थर्ड, फेडरल गवर्नमेंट। और जो तीसरा जो फैसला लिया गया, चौथा जो फैसला लिया गया, जर्मनी के अंतर्गत फेडरल गवर्नमेंट को क्रिएट किया गया और यह कहा गया कि गवर्नमेंट 2 लेवल पे काम करेगी। एक सेंट्रल लेवल पे अलग गवर्नमेंट होगा और स्टेट में एक अलग गवर्नमेंट जो है काम करेगा और इस तरीके से एक फेडरल गवर्नमेंट को क्रिएट किया गया। नंबर 5, जो स्टेट के अंदर अलग अलग जो मोनार्क थे उसको खत्म कर दिया गया और खत्म करने के बाद एक सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिएट किया गया और यह सिस्टम बनाया गया कि इसके बनाए गए नियम कानून सारे स्टेट पे लागू होंगे और स्टेट का अपना जो है सिस्टम नहीं होगा। तो ये तमाम तरह के जो है सिस्टम जो है एडॉप्ट किया गया जर्मन के अंतर्गत। छठवां जो सिस्टम लिया गया, फ्लैग। जो 6 स्टेप लिया गया, एक फ्लैग को एडॉप्ट किया गया जो जर्मनी का एक पहचान बन के उभरा। जो 7 जो स्टेप उठाया गया जर्मनी के अंदर 1817 में, जब केसर वहां का किंग बना, तो 7 जो स्टेप उठाया गया वो ये था, 1 करेंसी। और 1 करेंसी जो है पूरे जर्मनी के अंतर्गत लागू किया गया। हर स्टेट के अंदर एक करेंसी को अप्लाई किया गया और उसको जर्नलाइज किया गया और उस करेंसी का नाम था द मार्क करेंसी को अप्लाई किया गया जर्मनी के सारे स्टेटों में। और जो 8 जो कदम उठाया गया जर्मनी के अंदर वो ये था, फेडरल जुडिशियरी सिस्टम। जो 8वां जो कदम उठाया गया जर्मनी के अंदर वो था फेडरल जुडिशरी सिस्टम, जिसके अंदर हाई कोर्ट बनाया गया जो टॉप लेवल पे था, फिर लोअर कोर्ट बनाया गया, फिर डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होता है उसको जो है बनाया गया। और बनाने के बाद कई सारे जो लीगल प्रोसीजर है उसको डिवाइड किया गया कि ये क्रिमिनल कोर्ट ऐसे मामले में आएंगे और सिविल कोर्ट ऐसे मामले में आएंगे और इसका समाधान कोर्ट में इस तरीके से निकाला जाएगा। तो ये सारा कदम जो है
जर्मनी ने 1870 में उठाया, जब जर्मनी जो है यूनिफिकेशन हुआ, जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, जर्मनी यूनिफाइड हुआ। तो आज के लिए मैं समझता हूँ ये जो वीडियो है काफ़ी है आपके नॉलेज के लिए। इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में डिस्क्राइब कीजिए। तो जो मैंने बताया आप उस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिर क्वेश्चन आ सकता है कि जर्मनी जो है नेशन स्टेट कैसे बना, तो आप ऐसे जो है इस तरीके से आप आंसर जो है अपना दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।